हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक्स एंड देयर फंक्शंस। क्या होता है बैंक और क्या है उनके फंक्शंस। तो अगर बैंक्स की बात करें तो व्हाट आर बैंक्स? तो बैंक्स आर बेसिकली फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स जो हैं वो वित्तीय संस्थाएं हैं जिनका बेसिक काम, हुज बेसिक फंक्शन इज पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और इन रिटर्न लोन प्रोवाइड करना है। लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और जिन लोगों को जरूरत है उनको लोन देते हैं। बट बैंक का काम इतना ही नहीं है, इसके अलावा बैंक्स वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं बैंक्स के अलग अलग फंक्शंस को। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स की बात करें, उनके मेन प्राथमिक कार्य, मेन काम क्या है जो आपको बैंक बनाता है। तो फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। द बैंक कलेक्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। दीज डिपॉजिट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बैंक्स का पहला काम, प्राइमरी फंक्शन क्या है? पब्लिक से, आम जनता से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। अब अगर आप डिपॉजिट करवाओगे बैंक में तो आपको अकाउंट खोलना होगा, अपना खाता खोलना होगा, और 4 टाइप के अकाउंट्स बैंक्स में खोले जा सकते हैं: सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। आइए वन बाय वन चारों को देखते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स जैसे नाम से पता चल रहा है, जिन लोगों को सेविंग्स की आदत जो है, हैबिट कल्टीवेट करनी हो, डेवलप करनी हो, वो बैंक्स में सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा जमा करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट के ऊपर बैंक्स आपको जो भी उस समय का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ब्याज देता है और वो इसी अकाउंट में साल के एंड में ऐड होता जाता है। जिन लोगों की रेगुलर इनकम हो वो यूजुअली सेविंग डिपॉजिट्स प्रीफर करते हैं। सेविंग डिपॉजिट से पैसा एटीएम्स वगैरह के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर मंथ। हर महीने आप कितना पैसा निकाल सकते हो और कितनी बार पैसा निकाल सकते हो, उसको लेके इस पे कुछ लिमिटेशंस है। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट में एफडी बोलते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट भी सेविंग की आदत को डेवलप करने के लिए ही है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में नॉर्मली से ज्यादा ब्याज दिया जाता है, बट फिक्स्ड डिपॉजिट में एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड कुछ महीनों से लेके 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल तक हो सकता है। उस टाइम तक आप रेगुलर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते जाओगे और जितना भी टाइम का लॉक इन पीरियड है, आपने एफडी को सेलेक्ट किया है, उतने टाइम के बाद विथ इंटरेस्ट, ब्याज समेत आपको वो पैसा मिल जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक सेफ तरीका है पैसे को इन्वेस्ट करने का और उस पे इंटरेस्ट को अर्न करने का। फिक्स्ड डिपॉजिट में टाइम से पहले पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर इमरजेंसी हो और आपको पैसा विड्रॉ करना हो, एफडी को तुड़वाना पड़े, तो उस पे बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। बिकॉज पहला कंडीशन एफडी का यही है कि लॉक इन पीरियड होगा, इतने टाइम तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। थर्ड आता है करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर्स जो अपने खाते में पैसा डलवाते हैं वो करंट डिपॉजिट कहलाता है। इसमें लार्ज सम ऑफ मनी, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो तो आप करंट डिपॉजिट को प्रीफर करते हो, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा पैसा डाल दिया जाता है और पैसे को विड्रॉ करने पर, अमाउंट पर और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर कोई लिमिट नहीं होती। यानी कि आप एक दिन में, एक महीने में चाहे जितनी बार पैसा जमा करवा सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे जितना पैसा इसमें जमा करवा सकते हैं। कोई भी तरीके की बैंक आपके ऊपर लिमिटेशंस नहीं लगाता है। तो जैसे सेविंग डिपॉजिट सैलरीड लोगों के लिए होता है यूजुअली, करंट डिपॉजिट बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए प्रिफरेबल मोड होता है। ध्यान रखें, करंट डिपॉजिट का एक डाउन साइड ये है, करंट डिपॉजिट में जो भी आपका पैसा जमा है उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट या ब्याज नहीं देता है, बल्कि करंट डिपॉजिट को मेंटेन करने के लिए बैंक आपसे कुछ सर्विस चार्ज लेता है। बिकॉज बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके ऊपर कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉ वगैरह करने पे, इसीलिए। और चौथा आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? आप अगर रिकरिंग डिपॉजिट को सेलेक्ट करते हैं तो हर महीने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम, वो 100 रुपए से शुरू होकर कितना भी हो सकता है, आपके आरडी खाते में, इसको शॉर्ट में आरडी कहा जाता है, जाता जाएगा।
इकट्ठा होता जाएगा, सेविंग्स आपकी बढ़ती जाएगी और इसके ऊपर मार्केट रेट के अकॉर्डिंग बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, यानी कि ब्याज देता है। तो कुल मिला के बैंक का जो पहला प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उन डिपॉजिट्स को आप 4 अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं, बी इट सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रिकरिंग। सेकंड प्राइमरी फंक्शन जो बैंक का है दैट इज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक्स जो हैं उनका दूसरा प्राइमरी फंक्शन लोन और एडवांस देना है। ध्यान रहे बेसिकली बैंक एक तरीके का बिजनेस ही है। कोई भी बैंक जो होता है उसका जो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है देयता, जो बैंक को चुकाना है दैट इज द डिपॉजिट। हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं वो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक को हमें वो पैसा चुकाना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो बैंक की लायबिलिटी है। बैंक पैसा कमाएगा भी तो, वरना चुकाएगा कहां से। तो बैंक जिस चीज से पैसा कमाता है वो एसेट कहलाता है, बैंक का परिसंपत्ति कहलाती है। और बैंक का एसेट क्या होता है, बैंक के लोन्स। बैंक जिन लोगों को, जिन कंपनीज को, जिन इंस्टीट्यूशंस को लोन्स देते हैं उसके ऊपर ब्याज वसूलते हैं, यानी कि उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है और वो ही बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो ध्यान रहे लोन्स जो बैंक देते हैं दे आर एसेट्स ऑफ बैंक, वो बैंक के एसेट्स हैं, परिसंपत्ति है। और डिपॉजिट्स जो हम लोग बैंक में जमा करवा रहे हैं हमारे अकाउंट्स में, जो अलग अलग तरीके के अकाउंट्स हैं, दीज आर लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक, ये बैंक की देयता है। ये दो हो गए प्राइमरी फंक्शंस। बट ऐसा नहीं है कि बैंक्स खाली यही काम करते हैं, इनके अलावा भी बैंक्स काफी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो कहलाते हैं बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस, यानी कि बैंकों के द्वितीय कार्य। बैंक्स एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स इश्यू करते हैं, चेक बुक्स इश्यू करते हैं, पासबुक इश्यू करते हैं, पहला वो हो जाता है। बैंक जो है वो लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपने वैल्यूएबल्स, बी इट योर ज्वेलरी, आपके कोई पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको आप लॉकर में रख सकते हो, तो वो भी बैंक का सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है। थर्ड, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स, वो भी बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में फॉरेक्स कहा जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड हो, फॉरेन एक्सचेंज से आपको डील करना है, डॉलर में, पाउंड में या जो भी फॉरेन करेंसी है, बैंक्स अपन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स ट्रांसफर करते हैं मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के थ्रू, बीट चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, जो कुछ भी हो। तो ये सारे बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में शामिल हैं, बैंक के द्वितीयक कार्यों में शामिल हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। ओवरड्राफ्ट बेसिकली होता क्या है, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा है आप उससे ज्यादा लोन ले सकते हैं बैंक से। यूजुअली करंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है, इट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं और आपको 70,000 का लोन चाहिए, तो 20,000 का जो डिफरेंस हो गया दैट विल बी नोन एज ओवरड्राफ्ट। ये भी बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में शामिल किया जाता है। तो बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस बैंक के दो हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना, और बाकी सारे जो है वो बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में शामिल किए जाते हैं। अगर हम इंडिया के बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर किस तरह से है, कौन सा बैंक सबसे ऊपर है और किस तरीके से बाकी सारे बैंक्स इंडिया में बने हैं, तो देखें वो किस प्रकार है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जो कि इंडिया में सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट बना हुआ है आरबीआई एक्ट 1934। उसके अकॉर्डिंग दो बैंक्स की कैटेगरी आती है, शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल हों, यानी कि वो बैंक्स जो आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में जिनका नाम शामिल हो वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं, और जिनका नाम शामिल नहीं होगा सेकंड शेड्यूल में उन्हें नॉन शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है, यानी कि गैर अनुसूचित बैंक। क्या डिफरेंस है दोनों में? शेड्यूल बैंक्स, आरबीआई उन बैंक्स को शेड्यूल बैंक्स की कैटेगरी में शामिल करता है जो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। इंडिया के बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो कर रहे हैं इन वर्ड एंड स्पिरिट।
आरबीआई ने जो भी अलग अलग रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। ऐसे बैंक्स जिनका मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशन इंडिया में हो रहा हो और ऐसे बैंक्स जो अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे हों, जिनका जो पिछले 3 से 5 साल का जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल सही हो, आप किसी भी तरीके के घोटाले में कोई करप्शन के चार्जेस इस तरीके के आपके ऊपर नहीं लग रखे हों, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जो ऐसे बैंक चला देते हैं उनको शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है। तो शेड्यूल बैंक्स अगर कोई बैंक अगर शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आएगा तो उस बैंक पे लोगों का ट्रस्ट, लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। शेड्यूल बैंक्स वापस दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स यानी कि व्यापारिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि सहकारी बैंक। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक्स कहलाते हैं। ऐसे बैंक्स जिनमें 50% से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब इसमें एसबीआई एंड एसोसिएट्स, अब तो एसोसिएट बैंक्स रहे नहीं तो इट विल बी ओनली एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स, चाहे पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, जो अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं। और अगर कोई दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्टैब्लिश किए जाते हैं, दे विल बी कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी कि व्यापारिक बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सेकंड आते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक यानी कि निजी क्षेत्र के बैंक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनका मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं हो, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, तो वो कहलाएगा प्राइवेट सेक्टर का बैंक, जो कि 1991 में नरसिंघम कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिनको स्टैब्लिश किया गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एग्जांपल की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक और पहला प्राइवेट सेक्टर का बैंक आईसीआईसीआई है। उसके अलावा एचडीएफसी और भी काफी सारे बैंक्स है, कोटक महिंद्रा वगैरह, वो हो जाते हैं प्राइवेट बैंक्स। फॉरेन बैंक्स, ऐसे बैंक्स जिनका मेन हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, बट वो बैंकिंग ऑपरेशंस अपने सब्सिडीज के थ्रू, अपनी ब्रांचेस के थ्रू इंडिया में भी अगर कंडक्ट करते हैं, आरबीआई उनको अलाउ करता है, वो फॉरेन बैंक्स कहलाएंगे। जिसके एग्जांपल्स हैं एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एक्सेट्रा, और भी काफी सारे बैंक्स हैं। दे विल बी नोन एज फॉरेन बैंक्स। इनका मेन जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया होगा। फोर्थ कैटेगरी आता है रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जिनको कहा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये स्पेशल टाइप के बैंक्स हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लोन्स देते हैं। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक सस्ते लोन देते हैं, कंसेशनल लोन्स जो बैंक देते हैं, वो हो जाएंगे आरआरबीस। ये कैटेगरी है कमर्शियल बैंक्स की। सेकंड कैटेगरी जो हमने पढ़ा था वो था कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि शेड्यूल बैंक्स का दूसरा कैटेगरी था। सहकारी बैंक कहलाते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली 3 लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल। यानी कि राज्य स्तर पर सहकारी बैंक होगा, जिला स्तर पर सहकारी बैंक होगा, और सबसे नीचे गांव के स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर भी सहकारी बैंक होगा। तो ये सारी कैटेगरीज हैं शेड्यूल बैंक्स की, जिसके अंदर कमर्शियल और कोऑपरेटिव। कमर्शियल के 4 टाइप्स, कोऑपरेटिव अलग अलग 3 टियर स्ट्रक्चर है, 3 अलग अलग स्तर पे कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की गई। नॉन शेड्यूल बैंक्स, इसका आगे कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता है। तो ये है इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर। इंडिया में जितने भी तरीके के बैंक्स हैं उनको मोटे तौर पर ब्रॉडली इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक चीज हमेशा याद रहे, ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया, द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया is controlled, monitored and regulated by the Reserve Bank of India, RBI। इंडिया का, भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम, भारत की पूरी बैंकिंग व्यवस्था को आरबीआई ही कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है। बैंक्स को लाइसेंस देना हो, लाइसेंस कैंसिल करना हो, जो कुछ भी है बैंक से रिलेटेड, बैंक का मर्जर हो, उनको अलग करना हो, सब का सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने पर ही किया जाता है। धन्यवाद। Thank you. Please like, share, subscribe Digital Taiyari।